इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, यदि आपके पास कोई लीगल नोटिस आया है तो रिप्लाई देने की बात तो बाद में है। पहले आपको ध्यान से स्क्रूटनी करनी है उस लीगल नोटिस की कि वो जो लीगल नोटिस किसी पार्टी ने आपको भेजा है उसमें क्या गलतियां हैं और उन गलतियों को आप कैसे ढूंढ सकते हैं, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए किसी लीगल नोटिस में मिस्टेक निकालने के लिए। देखो दोस्तों, चार भागों में बांटता हूं मैं गलतियां, मतलब 4 तरह की गलतियां हो सकती हैं नोटिस में, जो कि मैं कैटेगराइजेशन करता हूं। पहली गलती हो सकती है माइनर टाइपिंग एरर, छोटी मोटी टाइपिंग की मिस्टेक्स। दूसरी गलती किसी लीगल नोटिस में हो सकती है सीरियस तरह की तथ्यात्मक गलती, सीरियस फैक्चुअल एरर्स हों, गलत तथ्य लिखे हुए हों सीरियस नेचर के, ये दूसरी मिस्टेक हो सकती है किसी लीगल नोटिस में। तीसरी हो सकती है लीगल मिस्टेक्स, उसकी चर्चा करेंगे। और चौथी हो सकती है कॉमन सेंस की गलतियां या मिसलेनियस या अन्य मिस्टेक्स, आप इनको कह लें। अब आता हूं पहली मिस्टेक पे। पहली मिस्टेक है माइनर टाइपिंग एरर्स। देखिए, कहने को कह दिया माइनर टाइपिंग एरर्स, परंतु आपको ध्यान देना है कि उस नोटिस में कहां टाइपिंग एरर है, वो टाइपिंग एरर्स किस तरह की है। कई बार छोटी सी टाइपिंग एरर भी कोर्ट में बहुत काम आ जाएगी आपके, अगर सामने वाले ने टाइपिंग एरर कर रखी है। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि किसी नोटिस में विनोद का नाम विंदु लिख दिया, VINOD लिखना था, पर OD से पहले बाद में लिखा गया। अब पूरे नोटिस में वो विंदु हो गया विनोद की बजाय, और चेक बाउंसर केस था वो। तो बाद में सामने वाले ने डिफेंस लिया कि ये नोटिस मुझे इशू किया ही नहीं गया है, तो किसी विंदु को इशू किया गया। आप कहते रहो कि टाइपिंग एरर हो गई, अन्य सबूत दिखाते रहो, पर एक बार तो मामला फंस गया ना। तो टाइपिंग एरर में आपने कोई चेक नंबर लिखा, चेक नंबर में 5-6 जीरो होते हैं, एक जीरो लिखनी रह गई, चेक नंबर गलत लिखा गया, बैंक का नाम गलत लिखा गया। कोई टाइपिंग एरर में अमाउंट में एक जीरो फालतू लग गई या एक जीरो कम लग गई। तो टाइपिंग एरर माइनर है या मेजर है और उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो आपके वकील साहब चेक करके बताएंगे, परंतु आपको ये ढूंढना है ध्यानपूर्वक कि उस नोटिस में कहां टाइपिंग एरर है। ये आपका होमवर्क है। दूसरा पॉइंट है सीरियस फैक्चुअल एरर, गंभीर प्रवृत्ति की तथ्यात्मक गलतियां। जो तथ्य लिखे हुए हैं उसने, मान लो वो लिख रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के, आप और मेरे क्लाइंट और आप एक दूसरे को पिछले 15 सालों से जानते हो। अब आप कहते हो जी ये गलत बात है, मैं जानते ही नहीं उसे 15 साल से, मैं 5 साल से जानता हूं। या उसने लिखा कि भाई मेरे क्लाइंट ने इस दौरान आपको 15 लाख रुपए नकद पैसा दिया। अब आपका कहना है कि भाई मुझे 15 लाख नहीं दिए, 11 लाख रुपए दिए थे। तो ये तथ्यात्मक रूप से गलतियां हैं और गलत गलतियां हैं। या वो कहते हैं कि बैंक के माध्यम से इतने रुपए दिए, अब आप कह रहे हो बैंक के माध्यम से इसने मुझे इतने रुपए दिए ही नहीं, मैं बैंक स्टेटमेंट ला सकता हूं, इतने मेरे खाते में दिए थे, इतनी मेरी वाइफ के खाते में दिए थे, मेरी बीवी के खाते में दिए थे। तो वो ये नहीं कह सकता ना कि मुझे दिए थे। तो कई तरह की तथ्यात्मक गलतियां जो उसने तथ्य लिखे हैं केस के कि आप दोनों के बीच में क्या ट्रांजेक्शन हुई, तो आपको नोट करनी है कि वो गलतियां क्या क्या हैं। और उसके लिए आपका होमवर्क ये है कि आपको अपने रिकॉर्ड निकालने हैं अपने वकील साहब से मिलने के पहले कि देखिए जनाब, पैरा नंबर 3 में इसने ये लिखा हुआ है और ये मेरे पास रिकॉर्ड है, ये ऐसा है। तो ये आपको तथ्यात्मक गलतियां निकालनी है। वो तथ्यात्मक गलतियां आप ही निकाल सकते हो, आपके वकील साहब नहीं निकाल सकते, क्योंकि क्या ट्रांजैक्शन हुई वो आपको पता है। अब आता हूं दोस्तों तीसरे प्रकार की गलतियों में लीगल नोटिस में जो ढूंढी जानी चाहिए रिप्लाई देने से पहले, वो है लीगल मिस्टेक्स। कई तरह की लीगल मिस्टेक्स हो सकती है। पहले तो ये देखो लीगली कि जो व्यक्ति आपको नोटिस भेज रहा है क्या लीगली वो कॉम्पिटेंट है, उसको ऐसी कोई लीगल बेस है उसका कि वो आपको नोटिस भेज सके, उसकी क्या अथॉरिटी की वो आपको नोटिस भेज रहा है। तो पहले ये देखो कि सामने वाला अथोराइज्ड भी है या नहीं आपको लीगल नोटिस भेजने के लिए। फिर ये देखिए कि एज ए रेसिपिएंट ऑफ दैट नोटिस वो नोटिस आपको मिला है, तो क्या आपको वो नोटिस भेजा जाना कानूनी रूप से बनता है या वो किसी और को भेजा जाना चाहिए था, आपको खामखा में भेज दिया गया है। तो भेजने वाले की क्या अथॉरिटी है, उसका क्या लीगल बेसिस है, प्राप्त करने वाले की क्या अथॉरिटी है, उसे क्यों भेजा गया, मुझे क्यों भेजा गया वो नोटिस, किस लॉ के अंडर मेरे को ये नोटिस भेजा गया, ये दूसरी बात देखनी है। लीगल मिस्टेक्स में आपको ये भी देखना है कि जुरिस्डिक्शन क्या है, न्याय क्षेत्र क्या है। मान लो सामने वाला पूरी कहानी लिखने के बाद कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कंज्यूमर कोर्ट में, कंज्यूमर कमीशन में केस फाइल कर दूंगा। भाई तुमने तो लिख दिया कंज्यूमर कमीशन में केस फाइल कर दोगे, परंतु क्या कानूनी रूप से जो मुद्दा उसके अंदर लिखा गया है
और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत मैं कंज्यूमर की परिभाषा के अंतर्गत आता भी हूं या नहीं आता हूं, या मतलब आप आते हो या नहीं आते हो कंज्यूमर की परिभाषा के अंतर्गत। जो आप कह रहे हो कि आप कंज्यूमर कोर्ट में मेरे ऊपर केस फाइल कर दोगे, या आप कह रहे हो जी मैं रेरा में केस फाइल कर दूंगा, या आप मुझे धमकी दे रहे हो मैं पुलिस में FIR कर दूंगा। अगर मामला FIR वाला है ही नहीं, कोई संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ ही नहीं है, दीवानी प्रवृत्ति का सिविल नेचर का मैटर है, तो कैसे कर दोगे FIR? तो ज्यूरिसडिक्शन कई तरह का होता है कि किस कोर्ट में मैटर जा रहा है वो देखा जाता है, किस जगह पे आप कोर्ट में केस करने की धमकी दे रहे हो वो भी देखा जाता है। तो अलग अलग तरह के न्यायिक क्षेत्र के संबंध में लीगल मिस्टेक्स होती हैं, ज्यूरिसडिक्शन के संबंध में लीगल मिस्टेक्स होती हैं, जिनको आइडेंटिफाई आपके वकील साहब करेंगे। अन्य लीगल मिस्टेक्स में कुछ और बातें आएंगी। फॉर एग्जाम्पल जो स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन है, लिमिटेशन का एक कानून है कि भाई किसी से कोई चीज हम कितने साल के अंदर अंदर मांग सकते हैं। तो हमें लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से ये चेक करना होता है कि सामने वाले ने जो हमसे डिमांड करी है वो किस चीज की करी है, और क्या ये जो नोटिस है ये टाइम बार्ड तो नहीं हो गया है, इसको कानूनी रूप से देना ही नहीं बनता, कोई कानूनी अधिकार अब उसका है ही नहीं। तो लिमिटेशन एक्ट बहुत सीरियस मैटर है, उसको चेक करना चाहिए कि लीगल बेसिस क्या है सामने वाले व्यक्ति का, ये टाइम बार्ड पैसा डिमांड क्लेम तो नहीं कर रहा है। इसी के अलावा लीगल एरर में प्रोसीजरल एरर भी देखनी होती है। कई कानून ऐसे होते हैं जिसमें ये डिफाइन किया होता है कि लीगल नोटिस कैसे सर्व होना चाहिए, कैसे डिलीवर होना चाहिए, वैसे डिलीवर हुआ या नहीं हुआ। इसी तरह अगर लीगल नोटिस की कोई मियाद दे रखी है, समय सीमा दे रखी है कि इतने टाइम में आना चाहिए, तो वो उतने टाइम में आया या नहीं आया, उसके बाद तो नहीं आया, या लीगल नोटिस के अंदर जो समय दिया जाना चाहिए था वो उतना समय दिया गया या नहीं दिया गया। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे चेक बाउंस में लीगल नोटिस के अंदर 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए, तो अगर 7 दिन का समय दिया, 10 दिन का समय दिया, तो वो लीगल नोटिस इनवैलिड हो गया, वो एक प्रोसीजरल एरर हो गई। आप सरकार के ऊपर केस कर रहे हैं, सरकार को CPC की धारा सेक्शन 80 के तहत 60 डेज का नोटिस दिया जाना चाहिए, 60 दिन का नोटिस, आपने वो नोटिस नहीं दिया, 60 दिन का कम दिन का दिया, तो एक किस्म से वो एक एरर हो गई। फोर्थ कैटेगरी दोस्तों है अन्य प्रकार की गलतियों की, जिसमें इस प्रकार की गलतियां आ सकती हैं कि भाई आप देखिए कि उसने पैरा नंबर 2 में कोई ऐसी बात तो नहीं लिखी जो पैरा नंबर 4 से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो, विरोधाभासी हो, पैरा नंबर 2 में कुछ और कह रहा है, पैरा नंबर 4 में कुछ और कह रहा है, कन्फ्लिक्टिंग बातें तो नहीं कह रहा, या आपका उससे पहले भी कोई कम्युनिकेशन हुआ हो, पहले भी उसने कोई नोटिस भेजे हो, तो पहले नोटिस में कुछ और बात कही गई है, अब कुछ और बात कही गई है, या व्हाट्सएप पे या एग्रीमेंट में कोई और बात कही गई है, अब कोई और बात कही गई है। तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन, कोई इनकंसिस्टेंसी, कोई कन्फ्लिक्ट, कोई विरोधाभास उसी की बातों में, उसी के स्टेटमेंट में, उसी के क्लेम्स में, उसी की कहानी में तो नहीं है, उनको ढूंढिए। कई बार सामने वाला ज्यादा चालाकी करते हुए कोई फर्जी कहानी जब लिखता है तो किसी फर्जी दस्तावेज का रेफरेंस दे देता है कि आपने मेरे साथ जो ये एग्रीमेंट साइन किया था, जबकि आपका कहना है मैंने ऐसा कोई एग्रीमेंट ही साइन नहीं किया। तो देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है सामने वाला कोई फोर्स दस्तावेज फर्जीवाड़ा करके आपको अपनी बात कह के कुछ निकलवाना चाह रहा हो आपसे। तो ये देखना पड़ता है कि सामने वाला किस डॉक्यूमेंट का हवाला दे रहा है। तो ये निष्कर्ष निकालना है कि रिप्लाई करना है या नहीं करना, और किस गलती की तरफ ध्यान दूसरे वाले का अट्रैक्ट करना है, किसकी तरफ नहीं करना, ये केस टू केस बेसिस पे आपके वकील साहब आपसे मिलकर डिसाइड करेंगे।